उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार जिला प्रशासन की तरफ से भी जनपद में बिना अनुमति के संचालित हो रहे अवैध मदरसों को चिन्हकर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे साधु प्राची ने धामी सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यदि ये कार्रवाई पहले हो जाती तो परेशानी पैदा ही नहीं होती। साध्वी प्राची ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा, बीजेपी सरकार की तरफ से सही निर्णय लिया गया है। तो वहीं हरिद्वार पहुंचे राजस्थान में उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि सरकार को दूसरे पक्ष की बात भी यहां पर सुननी चाहिए, रखनी चाहिए और साथ ही साथ एक तरफा कार्रवाई ठीक नहीं है, एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये बात उनकी तरफ से कही गई। सीएम धामी जी जो अवैध मदरसे, अवैध मजारों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई 10-15 साल पहले हो जाती तो आज ये समस्या ना आती। देखो, मेरा मानना ये है कि जो भी सरकार कार्रवाई करे वो एक पक्षीय नहीं होनी चाहिए। वो सबके साथ समान बर्ताव सरकार को करना चाहिए। सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो सबके साथ समान रूप से व्यवहार करे, चाहे वो मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर वो मदरसों के खिलाफ, अवैध मदरसों के खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो अवैध निर्माण जितने भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल मदरसों को टारगेट करना, हिंदू मुस्लिम करना और इस देश में धार्मिक उन्माद फैला करके और लोगों को तंग करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा कायम कर रखा है। तो इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं हरिद्वार में प्रशासन अवैध और गैर पंजीकृत मदरसों को सील करने की कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। अब कुछ दल इस कार्रवाई को गलत बताकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब ऐसे में बसपा के एक कार्यक्रम में प्रदेश कार्यालय में पहुंचे बीएसपी विधायक मोहम्मद शहजाद ने इस कदम को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश बताया, सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। प्रशासन ने सफाई दी है कि ये केवल अवैध संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई है। इस मुद्दे पर अलग अलग दृष्टिकोण अब सामने आ रहे हैं, जिसमें समाज में तनाव बढ़ रहा है। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। बात मैंने बहुत बार कह ली है, मदरसों पर कार्रवाई नहीं है। मदरसों को तो बांधना है, मुसलमान टारगेट। सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम दब ना पाए। कोई मदरसे अवैध नहीं, धार्मिक शिक्षा है। धार्मिक शिक्षा के लिए किसी मान्यता की आवश्यकता संविधान के दायरे में नहीं है। तो भारतीय संविधान में हमें अपने धार्मिक को मानने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत मदरसे चल रहे हैं। वो कोई मदरसे में पढ़ने वाले किसी को नौकरी मांग रहे हैं या मांगने गए, वो कह रहे मेरी डिग्री को मान रहे। भैया, धार्मिक पढ़ाई करने के लिए सरकार गलत कर रही है और मैं इसकी घोर। तो खबर देहरादून से है, जहां एक तरफ प्रदेश की धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अभी तक प्रदेश के कुल 136 मदरसों को सीज किया गया। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि यहां पर बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून के उचित प्रक्रिया के तहत जो मदरसे रजिस्टर हैं वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कानून की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया उन पर कार्रवाई करें। कांग्रेस पार्टी का भी यही मानना है कि जो बच्चे हैं जिनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उनके मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं होना चाहिए। और वो मदरसे जिन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया है और एक जो लॉ की प्रक्रिया है उसके तहत उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या रजिस्ट्रेशन किसी तरीके से पेंडिंग है, उसके बावजूद भी वो रन कर रहे हैं, तो बिल्कुल सरकार चाहती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन एक जो प्रोसेस होता है, जो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस भी जिसे हम कहते हैं, उसका भी सरकार को जो है ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों का भविष्य है उसको सुरक्षित करना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर मैं शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करूं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार, फ्री शिक्षा का अधिकार जो मिला हुआ है संविधान के तहत, उसको पूरी करने की जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश सरकार की।
हरिद्वार के सुमन नगर क्षेत्र में सिंचाई विभाग के जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन ने कुछ दिन पहले नोटिस जारी किया था। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध मजारों के खिलाफ चल रहे बड़े अभियान के तहत कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर ने मजार को गिराना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में इलाके में तनावपूर्ण परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। नगर चौकी क्षेत्र जो कि कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में पड़ती है, यहाँ पे यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पे एक अवैध मजार थी। इसके संबंध में यूपी सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत तरीके से नोटिस यहाँ पे दिया गया था। इनको सफिशिएंट टाइम भी दिया गया था। उसके बाद कल मेरे द्वारा यहाँ विजिट भी करी गई थी। सारी चीज़ों को देखते हुए फिर पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे अवैध मजार को हटाया गया। देखिए, इस संबंध में तो यूपी सिंचाई विभाग के द्वारा ही जानकारी दी जा सकती है। हमारी जानकारी के अनुसार ज्यादा पुरानी मजार नहीं थी और जैसे हमारे संज्ञान में आया तो यहाँ नोटिस लगाया गया था और विधिवत तरीके से इसको हटाया गया। इसमें ये जो मेरी जानकारी में है 10 तारीख को नोटिस लगाया गया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया गया था यूपी सिंचाई विभाग को। क्या इसके अलावा ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। जैसे जैसे संज्ञान में आता जाएगा कोई अवैध स्ट्रक्चर है किसी भी तरीके का हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के गौशाला पर दिए गए विवादित बयान को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हरिद्वार के साधु संतों ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा करते हुए इस सनातन धर्म पर सीधा हमला करार दिया है। अब ऐसे में दरअसल कन्नौज में मीडिया से बातचीत के दौरान यहां पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद है, इसलिए गौशाला बनवा रहे हैं। हमें सुगंध पसंद है, इसलिए इत्र पार्क बनवा रहे हैं। अब उनके इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। हरिद्वार के संतों ने साफ कहा है कि अगर अखिलेश यादव ने अपना बयान वापस नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। निश्चित ही अखिलेश यादव हो या इनसे जुड़े हुए जितने भी नेता हों, राहुल गांधी हों, इस प्रकार के जितने भी विपक्ष में बैठे हुए ये लोग हैं, इनको इस प्रकार के बयान देकर उनको आनंद आता है और उनको सुहाता भी है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि समाज का विघटन कैसे करना है, समाज में वैमनस्य कैसे फैलाना है। वो सब काम में निपुण हैं। आज अखिलेश यादव को गौशाला से दुर्गंध आती है, लेकिन अपने यहाँ निज निवास पे गाय भी पालते हैं, मंदिर भी बनवाते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, सनातन धर्म के जितने कार्य हैं वो भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर कदम निकालते हैं तो सनातन विरोधी बातें कर कर और सनातन के प्रतीक चिन्हों पर लगातार हमलावर होकर समाज में विघटन करना। भारत की राजनीति को न जाने क्या हो गया है। रोज गंदगी परोसी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण। किसी को गौशाला में बदबू आ रही है, गौशाला खोलने पर कोई फ्री बांटने में लगा है। इस देश के नेताओं को आखिर हो क्या गया है? इस देश को ये किधर ले जाना चाहते हैं? केवल सत्ता का सुख ही इनको चाहिए क्या? पिछले कुछ दिनों से ऐसे एक परिदृश्य भारत में उत्पन्न हो गया है। किसी समय देश में ऐसे ऐसे नेता होते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे होते थे और अनेक लोग हुए, राम मनोहर लोहिया जी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग हुए, जिनका नाम भी लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक लेते। उत्तराखंड में कांग्रेस का रुख अब और ज्यादा आक्रामक होता नजर आ रहा है। महिला अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, दुष्कर्म को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया और साथ ही साथ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। लगभग 400 महिलाएं इसमें शामिल हुई। सरकार की नाकामी की वजह से प्रदेश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, अत्याचार, बेरोजगारी, महंगाई और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण भी राज्य में कम मिल रहा है। महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले को लेकर लगातार अब इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं रही, ये बात भी कही गई। देखिए, 8 साल को भाजपा की सरकार को सत्ता में बैठे हुए इस प्रदेश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। बलात्कार के केसेस रोज इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, रोज एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूसीसी आपने लागू करा, उसमें लिव इन आपने यहाँ पे उत्तराखंड जैसे देवभूमि में दे दिया। भू कानून को आपने कमजोर बना
के इस प्रदेश के लोगों के साथ छलावा करने का काम करा। और जब लोग इस प्रदेश के लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, तो ये जो भाजपा की सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी है, वो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास आज हम लोगों ने करा कि भाई अब हो गई आपकी वाहवाही, आपने लूट ली। इस प्रदेश के लोगों ने आपको अपने लिए काम करने के लिए भेजा है, उस काम को आप नहीं कर रहे हो, आप नींद से जाग जाइए। 2 साल बचे हैं, अब इस प्रदेश के युवाओं की, महिलाओं की बात सुनिए और उनके लिए काम करना शुरू करिए। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की आगामी यात्रा को सुगम बनाने में जिला प्रशासन की टीमें जुटी हैं। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। इस वर्ष की यात्रा शुरू होने में अब मात्र 1 महीने का समय बचा है। इससे पहले सभी संबंधित विभाग अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। बताते चले कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 2 मई से शुरू होने जा रही है। इससे पहले जिला प्रशासन यात्रा व्यवस्थाओं को ठीक करने के प्रयासों में लगा है। तस्वीरों में साफ आप देख भी सकते हैं कि पैदल यात्रा मार्ग पर जमे बर्फ को श्रमिक कड़ी मेहनत से हटा रहे हैं और साथ ही साथ ये मेहनत लगातार जारी है। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी कि भारी बर्फबारी और साथ ही बरसात के कारण जिन स्थानों पर मार्ग में टूट-फूट हुई है, उन्हें ठीक कराया जा रहा है। हरिद्वार में 2027 में होने वाले भव्य कुंभ मेले की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अब कमर कस ली है। एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय में समीक्षा बैठक हुई है। इसमें कुंभ के दौरान अस्थायी थानों, जवानों की तैनाती और संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ यातायात प्रबंधन पर चर्चा हुई है। बैठक में शाही स्नानों के दौरान रूट प्लानिंग और साथ ही साथ जल पुलिस के संसाधन, पार्किंग व्यवस्था और हिल बाईपास के उपयोग को लेकर निर्देशित उन्हें किया गया। एसएसपी ने तैयारियों में तेजी लाने के और साथ ही कुंभ के दौरान सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए। नगर पालिका परिषद मसूरी की तरफ से बकाया भुगतान को लेकर विद्युत विभाग के कुंज भवन स्थित सब स्टेशन को सील कर दिया गया है। इसके बाद माल रोड क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे होटल व्यवसायियों और साथ ही व्यापारियों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा है। और हालांकि विद्युत विभाग की तरफ से कुछ घंटे के बाद आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। तो वहीं इससे पहले बात अगर की जाए तो विद्युत विभाग की तरफ से लंढौर बाजार क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई थी। एक्चुअली हम भी हमारा 31 मार्च आ रहा है। हमारे नगर पालिका के द्वारा समस्त बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जिसमें कि बिजली विभाग हमारा सबसे बड़ा बकायेदार है। तो हमने कई बार इनसे अवगत भी कराया, मीटिंग्स भी हुई, इनको लेटर्स भी दिए हैं। तो अभी हमने एक सिंबॉलिक रूप में एक इनका कुंज भवन में जो गेस्ट हाउस वाला पार्ट है उसको हमने सीलिंग किया है। मतलब क्योंकि उनकी रिकवरी थी, उसका उस एक भवन का 2,05,000 रुपये का बकाया था। बाकी तो पूरे विभाग पे लगभग 24 करोड़ रुपए का बकाया है। तो ये तो उनको हमारे को बिना पूर्व सूचना के की गई थी, तो हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई है। तो अभी क्योंकि गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो रखी है तो वो उनके द्वारा खोल दी जाएगी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि वो भी एसेंशियल सर्विस है और बिजली की सप्लाई भी एक एसेंशियल सर्विस है। तो एसेंशियल सर्विस हैम्पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 विभागों में के अगर कुछ रेवेन्यू को लेकर के इशू। हरिद्वार के मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने सभी स्कूलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तय किए गए नियमों का सख्ती से पालन हो। खासतौर पर छात्रों के स्कूल बैग के वजन को नियंत्रित करने का आदेश है, जिससे विद्यार्थियों को भारी बैग के बोझ से बचाया जा सके। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी स्कूलों में, सभी स्कूलों में इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। के गुप्ता का ये कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना है, न कि बच्चों को बोझ तले दबाना। सरकार का यही उद्देश्य है, सरकार की ये पहल है छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हरिद्वार शिक्षा अधिकारी की तरफ से सख्त यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि जो छात्रों का, बच्चों का स्कूल बैग है उसका जो बोझ है उसे नियंत्रित किया जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल लालकुआ के बिंदु खत्ता पहुंचे, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अध्यक्ष मदन लाल ने कहा कि मोहब्बत की दुकान खोलने का काम सिर्फ कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। अनुसूचित वर्ग के हर अंतिम व्यक्ति तक जब कोई परेशानी होगी तो वो हमेशा प्रथम में दिखाई देंगे। तो वहीं कांग्रेस की यही देन है कि अब
उसने बेरोजगारी को रोजगार में तब्दील किया है, बेरोजगार को रोजगार देने का काम किया। ये कांग्रेस ने ही किया है। अभी हमारे निर्वाचित अध्यक्ष मदन लाल जी एससी विभाग के उनका स्वागत कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया और हमारे जो जितने भी पदाधिकारी थे एससी विभाग के उनसे हमने हमारे मदन लाल जी से उनसे मुलाकात करवाई और मदन लाल जी से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके विचारों को सुना और उनका कहना है कि जो आम कार्यकर्ता है जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, जो भाजपा की जो नीतियों से बहुत ज्यादा दुखी हैं और कांग्रेस को लाना चाहते हैं, उनको सभी को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। अभी उनका भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है, वो सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो सक्रिय लोग हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, आम जनता के बीच में संघर्ष कर रहे हैं और जनता की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, उनको सबसे मिलेंगे वो और फिर जो भी लोग कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं उनको संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। गोवा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के आए हैं उन सबका आपके माध्यम से चैनल के माध्यम धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो एक नई ऊर्जा दी है, एक नई ताकत देने का काम किया है, जिसको देख के वो लगता है कि निश्चित रूप से लालकुआं के अंदर संगठन बहुत मजबूत है और अब ताकत से आगे बढ़ेगा। और हमें लगता है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं संगठन को धरातल पे हमारे ब्लॉक से लेके बूथ तक, बूथ से लेके जिला और नगर तक लेने का हम काम करेंगे। दौरा था और इसमें कार्यकर्ताओं के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ा जोश है, बड़े जोश के साथ वो केवल मुलाकात कर रहे हैं, अपनी बातों को से सामने शेयर कर रहे हैं और जो जनता हित की जो बातें हैं उसका मुझे बता भी रहे हैं, ताकि उन बातों को हम जनता की जो बातें हैं उनको ले आकर एक संघर्ष की रूपरेखा बनाए, जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनकी तकलीफें हैं, उनको तकलीफों को लड़ने का काम करें। ऐसा मुझे कार्यकर्ताओं से जब बल मिल रहा है मैं उसके साथ चल रहा हूँ। 27 की तैयारी का ये शुरुआत है, उसी बेला में आज मैं पे आया हूँ। मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग तपोवन के पास में बना पर्यटकों का पसंदीदा पर्यटक स्थल गर्म पानी का स्रोत विगत कुछ महीनों से पूरी तरीके से सूख चुका है। अब ऐसे में इसके चलते यहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों में भी काफी मायूसी छा गई थी। और आपको हम ये बता दें कि जैसे ही इस मामले की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई, उन्हें इस बात से अवगत कराया गया कि यहां पर जो गर्म पानी का स्रोत था वो सूख चुका है। तो जिलाधिकारी ने तुरंत भूगर्भीय वैज्ञानिकों की टीम को रवाना कर दिया। वैज्ञानिकों की टीम इस गर्म पानी के स्रोत का अध्ययन कर रहे हैं और जोरों शोरों के साथ खुदाई का काम भी शुरू हो चुका है। जिलाधिकारी के ठोस कदम से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि इस जोशीमठ तपोवन के पास में बना हुआ पर्यटकों का गर्म पानी का ये जो स्रोत है, पर्यटकों की पहली पसंद ये माना जाता है और यहाँ पर 12 महीने पर्यटकों की काफ़ी आवाजाही भी रहती है और इसके चलते क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी रोजगार के साधन मिलते हैं। इसीलिए भी ये कार्रवाई बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले को लेकर फरार मुख्य आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारी है और उधम सिंह नगर पुलिस उसे पंजाब से गिरफ्तार कर ला रही थी। काशीपुर के पास टायर फटने के चलते गाड़ी पलट गई और इस दौरान आरोपी एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा और टीम पर फायर उसने झोंक दिया। एक पुलिसकर्मी के बाजू को छूकर गोली निकल गई। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी। पुलिस के जवाबी कार्रवाई में दोनों घुटनों में गोली लगने के चलते सरबजीत घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे पकड़कर काशीपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका उपचार चल रहा है और मौके पर सीओ पुलिस बल के साथ मौजूद थे। 28 मार्च 2024 को नानक मंता के बहुचर्चित तरसेम सिंह हत्याकांड मामले को लेकर मुख्य शूटर सरबजीत सिंह फरार था। बाबा तरसेम की हत्या नानक मंता थाना क्षेत्र में की गई थी, जिसके मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह को कल रात तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर 2 लाख रुपए का इनाम था और इसकी सूचना पुलिस को बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी, लेकिन ये समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता था, जिसके कारण से इसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिन पूर्व मेरे द्वारा नानक मंता थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें कुल 12 लोग थे और कल रात को सरबजीत को तरन तारण क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। जब इसे उधम सिंह नगर जनपद में ले आया जा रहा था, उस समय वाहन का टायर फट गया और वाहन का एक्सीडेंट हो गया। सरबजीत के द्वारा सब इंस्पेक्टर संजय कुमार से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया गया। उसका
सरबजीत का पीछा पुलिस के द्वारा किया गया और उसे रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें सरबजीत ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और सरबजीत के दोनों पैरों में गोली। उत्तराखंड की धामी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर यहां पर सेवा, सुशासन और विकास के थीम पर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड स्लट के राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ के बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहां पर देखने को मिला। और साथ ही आपको बता दें कि इस बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल देखने को मिले। स्लट विधायक एसडीएम ने स्टॉल का निरीक्षण किया, अवलोकन किया। स्लट विधायक एसडीएम सहित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती वंदना गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों ने सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय ग्रामीण तक पहुंचाई। आपने देखा ही है कि आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी सरकार को 3 साल हो गए। लगातार सल्ट जो है विकास की ओर अग्रसर है, चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो। लगातार हमारे क्षेत्र में सभी भवनों का नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर बिजली, पानी इत्यादि सड़कों की जो सुविधाएं हैं वो दी जाएँ। अभी मेरे द्वारा मानीला में 5 करोड़ रुपए अस्पताल बनाने के लिए दिए गए हैं। साथ ही हमारे द्वारा एक्सरे मशीनों को अस्पतालों में दिया गया है। रोडों का डामरीकरण का कार्य चल रहा है। 80 करोड़ की लागत से यहाँ क्रैश बैरियर के कार्य चल रहे हैं। और साथ ही पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे भजनगढ़ पेयजल योजना, जिमार पंपिंग योजना, गढ़कोट पेयजल योजना, मंगरूखाल पेयजल योजना, सदै मेहरगांव पेयजल योजना, इस प्रकार की अनेक पेयजल योजना, चाहे हमारी छिनगाड़ पंपिंग योजना हो या हमारी देघाट पंपिंग योजना हो, सभी पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और ज़्यादातर योजनाएं जो है अभी उनका लोकार्पण होने जा रहा है। आज राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ में माननीय विधायक सल्ट की अध्यक्ष ने एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जो कि उत्तराखंड सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए और विभिन्न विभागों के द्वारा अपने जो विभागीय योजनाएं हैं उनकी जानकारी आम जनता को दी गई है। साथ ही यहाँ आयुष विभाग के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग, होम्योपैथी विभाग के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र बनाए गए और औषधि का वितरण किया गया। कुल हमें 32 शिकायतें आज के शिविर में प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है। 20 शिकायतें जांच से संबंधित होने के कारण संबंधित अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इसमें त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश पशु तस्करी का यहां पर प्रयास कर रहे थे, तभी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो उन्हें फायरिंग शुरू उन्होंने कर दी। अब ऐसे में जवाबी कार्रवाई यहां पर करनी पड़ी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया। पूछताछ लगातार जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि कंट्रोल रूम को पशु तस्करी की कोशिश की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया, बदमाशों को घेरने की कोशिश की। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा है, लगातार दबिश दी जा रही है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। कंट्रोल रूम को एक सूचना मिली थी। एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसकी गाय के बछड़े को सेंट्रो बदमाशों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर कंट्रोल रूम द्वारा जब फ्लैश किया गया तो थाना सिरकुल पुलिस ने नगर के पास जो है गाड़ी को ट्रेस किया, गाड़ी का पीछा किया। पीछा करने के बाद गाड़ी को घेर लिया गया। घेरने पर बदमाशों उतर कर भागने लगे। भागते हुए उन्होंने पुलिस पर फायर की। जब फायर पे एक बदमाश का जो है गोली लगी तो घायल होकर गिर गया। शेष 2 बदमाश जो मौके से फरार हो गए।